नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त यूपी पीसीएस 2019 के पेपर का एनालिसिस चल रहा है, जिसमें से ज्योग्राफी से संबंधित सवाल चल रहे हैं। हिस्ट्री से आपके खत्म हो चुके हैं, हिस्ट्री के जितने भी सवाल पूछे गए थे। ज्योग्राफी के कुछ बचे हुए हैं जिन पे आज हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर संविधान से रिलेटेड या मतलब पॉलिटी से रिलेटेड जो सवाल है उन पे हम बात करेंगे। तो आज की क्लास का पहला सवाल, ब्लैक होल क्या होता है? श्याम बीबर। श्याम बीबर एक ऐसा शब्द है जिसको आप में से ज्यादातर लोग हिंदी में समझ भी नहीं पाते होंगे, बट ब्लैक होल समझ जाएंगे। क्या है भाई? ये एक हवाई जहाज की उड़ान का एक अभिलेख है, अ फ्लाइट रिकॉर्डर इन एरोप्लेन, या सूर्य का एक धब्बा है, सूर्य पर कोई ऐसा स्पॉट है, या अ प्लेस इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका रीजन में एक ऐसी जगह है जिसको हम श्याम बीबर या ब्लैक होल कहते हैं। अ कोलैप्स्ड स्टार, सिमट गया तारा है। आपको बताना है इसमें से क्या सही है। देखिए, जो बेसिकली सूर्य है हमारा, सूर्य से लगभग में 1.5 गुना द्रव्यमान के आसपास या उससे ज्यादा के द्रव्यमान के जो तारे होते हैं, तो जब उनकी मृत्यु होती है, जब वो मरते हैं, तो वो एक न्यूट्रॉन तारे में कन्वर्ट होते हैं। और उस न्यूट्रॉन तारे का एक्चुअल में जो न्यूट्रॉन स्टार हुआ होता है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई होता है कि वो आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर समा लेता है, खींच लेता है। यहाँ तक कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश भी, लाइट अगर उसके पास से गुजरती है तो उसको भी वो अपने अंदर समा लेता है। और इसी कारण से उसको ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ भी सब चीजें आसपास की समा जाती हैं। ऐसे ही ये भी माना जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी के नष्ट होने का कारण भी एक ब्लैक होल होगा, कि कोई एक ब्लैक होल बनेगा और पृथ्वी उसमें समा जाएगी और पृथ्वी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है, कोलैप्स्ड स्टार। ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, टेलीग्राफिक पठार। देखिए, पठार आप सभी जानते हैं कि जैसे जो पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ आपके ऐसे इस टाइप से होते हैं, ठीक है, शंकुकार, ठीक है, या कोन की तरह से। लेकिन जो प्लेटू होते हैं वो सपाट होते हैं, मेज की तरह। ऐसे ही जो समुद्र में डूबे हुए आपके पहाड़ होते हैं, माउंटेन होते हैं, उनको रिजेज कहते हैं। और वो रिजेज जो एक्चुअल में समुद्र में डूबे हुए हैं लेकिन वो फ्लैट है, उनको हम पठार कहते हैं, समुद्र में डूबा हुआ पठार। ठीक है। तो ये जो टेलीग्राफिक पठार है, ये एक्चुअल में नॉर्थ अटलांटिक कटक में हिस्सा है। ठीक है, जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन है उनका हिस्सा है। नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जो बेसिकली अटलांटिक रीजन की अगर मैं बात करूं, तो अटलांटिक रीजन को 2-3 पार्ट में बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम बात करें, जैसे एक चैलेंजर कटक का नाम सुना होगा आपने, या बिबियन कटक का नाम सुना होगा, तो ये सब यही अटलांटिक कटक के ही पार्ट है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक कटक में का हिस्सा है। ठीक है। अब इसको टेलीग्राफिक पठार क्यों कहा गया? क्योंकि ये सपाट है, इसकी वजह से इस पे टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, इस पे टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। तो इस वजह से इसको, जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे अमेरिका है, या मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मध्य में इसमें पूरा जो है एक टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी, इसीलिए इसका नाम टेलीग्राफिक प्लेटू पड़ा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियाई बारीय रेल मार्ग पर स्थित नहीं है, जिसको हम ट्रांस साइबेरियन रेल रूट कहते हैं? तो इसमें से ट्रांस साइबेरियन रेल रूट के बारे में बात की गई है कि आखिरकार वो कौन सा शहर है जो ट्रांस साइबेरियन रेल रूट पर स्थित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल रूट है। ठीक है, जो यहाँ पर व्लादिवोस्टोक के स्टार्ट होते होकर और यहाँ पर जो है आप सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, रशिया में। ठीक है, तो ये सारे शहर इसमें पड़ते हैं। जैसे देखिए, ओमस्क भी इस पे पड़ता है। ठीक है, ओमस्क भी पड़ रहा है। ठीक है, कुर्स्क भी पड़ रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये सारे शहरों का नाम आप पढ़ लीजिए। इसमें अगर कोई नहीं पड़ता है तो सोची नहीं पड़ता है। ठीक है, सोची नहीं पड़ता है। बाकी कजान, ओमस्क और चिता, ये सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे पड़ जाएंगे आपको। ठीक है, ये सारे आपको इसी में पड़ेंगे। और 1 मिनट में अपने आप को, कुछ हाइड हो रहा है ना? ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ। तो इस पे आप देखिए, ये सारी चीजें आपको पड़ेंगे। सोची की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये रूस का एक शहर है जो काला सागर पर स्थित है। ठीक है, तो इस वजह से सोची इसका हिस्सा नहीं है, रूस में ही है लेकिन काला सागर के किनारे। नेक्स्ट, देखिए, निम्नलिखित में से अल्बीडो से संबंधित आपको कुछ चीजें बतानी है। देखो, अल्बीडो क्या होता है, सबसे पहले मैं कई बार इस पे बात भी कर चुका हूँ। ये ट्रांसमिटिंग पावर है, ऑब्जर्विंग पावर है, एमिसिंग पावर है, एमिसिव पावर है, रिफ्लेक्टिंग पावर है, आपको बताना है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि सोलर इंसुलेशन हमारे अर्थ की तरफ आता है। ठीक है, हमारे अर्थ की तरफ जो सोलर इंसुलेशन है, जो सन से जो रेज आती हैं, वो अर्थ पे आके गिरती हैं। ठीक है, और गिरने के बाद में इस पर, जैसे आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज पाई जाती हैं। ठीक है,
ग्रीन हाउस गैसेज, ये क्या करती हैं, इसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेती हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद इसका एक कुछ हिस्सा जो ये वापस करती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग वापस करती हैं। तो कितना हिस्सा वापस करती हैं, वही अल्बीडो होता है, ठीक है, वही क्या है आपका अल्बीडो है, ठीक। तो अल्बीडो क्या हुआ, अल्बीडो आपकी रिफ्लेक्टिंग पावर हुई। कोई भी सरफेस जितना ज्यादा चिकना होता है उसका अल्बीडो उतना ज्यादा अधिक होता है, वो उतना ज्यादा उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर ज्यादा होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जो आपके जैसे बर्फ है, बर्फ स्नो, उसका अल्बीडो सबसे ज्यादा होता है, वहां से ज्यादा रिफ्लेक्टिंग रेट भी जो है इसी तरह से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप बताइए कि ये देखिए आपके पास कुछ वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं कि वेजिटेशन, और इधर रीजन दिया गया, आपको मैच करना है कि कौन सा वेजिटेशन कहाँ पे पाया जाता है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। देखते हैं भाई कितनी जल्दी और कितने अच्छे से आप जवाब देते हैं, फटाफट बताइए। देखिए जो माकवी है, माकवी वनस्पति का प्रकार ये आपका जो पाया जाता है मेडिटेरियन सी के कोस्टल रीजन में पाया जाता है, यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं फिम्बस की बात करता हूँ तो फिम्बस नामक वेजिटेशन जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका दक्षिणी अफ्रीका रीजन में पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ आपसे चैपरेल की, तो चैपरेल कैलिफोर्निया रीजन में पाया जाता है, और जो आपका मेटोरेल है ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका चिली में पाया जाता है। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका 2314 कौन सा सही होगा, 2314, तो ये इसका सही जवाब आएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये कुछ आपके देश दिए हैं और इधर इनकी राजधानी दी हुई है, आपको बताना है इसमें से कौन सा मैच नहीं करता है, मतलब सॉरी मैच करना है आपको कि हाँ कौन सा इसमें सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। देखिए ये सारे आपके सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियाई देश हैं, ठीक है। अब इन सेंट्रल एशियाई देश में, या अगर हम बात करें कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आखिरकार लैंडलॉक कंट्री, तो ये सारे जितने दिए हैं उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी लैंडलॉक कंट्री हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप इस तरह से कई तरह से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं और आप इनको जो है क्या कहते हैं समझ सकते हैं। देखिए जब बात आती है कि उज्बेकिस्तान की, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान में हुआ था, याद है। तो उसी तरह से उज्बेकिस्तान की जो आपकी राजधानी है वो क्या है, ताशकंद, तो एकदम ये सही है। और जो तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान की राजधानी आपकी दुशांबे है, किर्गिस्तान की आपकी बिस्केक है, तुर्कमेनिस्तान की आपकी अशगाबाद है, ये सभी अपने आप में मैच्ड है, इसका सही जवाब ये होगा। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये आपका मैप है, ये जितने आपके कलरफुल दिख रहे हैं ये सभी क्या है, ये सभी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कजाकिस्तान, अगर मान लेते हैं कजाकिस्तान की बात आती है तो नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान इसकी जो है कैपिटल है। और बीच में बताइए, चलिए नूर सुल्तान है बट इसकी कैपिटल जो है कजाकिस्तान की नूर सुल्तान बीच में कर दी गई थी। अभी पहले क्या थी आपकी, अब इसकी कैपिटल, और अभी इसकी कैपिटल क्या है ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है। कमेंट में आप बताइए कि जो कजाकिस्तान है वो कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तब तक आप कम से कम इसका जवाब दीजिए। और दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, नीचे आप देखिए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो आपको दिख जाएगी यहाँ पर, ये ताशकंद है। जब हम बात करते हैं किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान की ये बिस्केक है, देखिए स्टार लगे हुए जो है, ये याद रखिएगा, ऐसे कभी मैच करने के लिए आपके सामने आ जाता है। जब हम बात करते हैं इसकी, ध्यान दीजिएगा, ये तजाकिस्तान, तो इसकी आपको दिखेगा कि दुशांबे है। जब तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, देखिए ये सभी आप एक बार याद रखिएगा, ठीक है, एक बार याद रखिएगा कि यहाँ जो है, एक मिनट, बताइए भाई बताइए, कोई बताइए। नहीं है, देखो इसकी पहले राजधानी होती थी अस्ताना, बाद में इसका नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया, बट अभी प्रेजेंट टाइम में फिर से इसका नाम अस्ताना कर दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो ये सभी मैच्ड हैं, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये लग रहा है, चलो ये इसका सही जवाब, ठीक है, ये सभी मैच्ड। ये बताओ सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम आपको बताना है। जैसे सुएज नहर आप जानते हैं कि यहाँ जो है ये बेसिकली किसको किसको जोड़ती है, कमेंट में बताइए भाई। सुएज नहर, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है कमेंट में बताइए, तब तक इसका जवाब भी दीजिए आप। इसमें कुछ सुएज नहर के अंदर लेक पड़ती हैं, तो उन लेक का सही क्रम बताना है, लेक टिम्सा, बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लेक मंजिला, क्या इसका सही जवाब होगा, इसको आपको बताना है।
ठीक है, आइए देखिए उत्तर की से दक्षिण दिशा की अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, तो उत्तर से जब दक्षिण की तरफ हम चलेंगे तो सबसे पहले हमारी पड़ती है लेक मंजला। ठीक है, मंजला के बाद हमारी आती है टिमसा। ये क्रोनोलॉजी आप याद रख लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको कम से कम पता हो। ठीक है, और इसके बाद में आपकी आती है ग्रेट बिटर लेक, और फिर आती है लिटिल बिटर लेक। अब आप इस तरह से देखें तो ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, डी इसका सही जवाब, याद रखिएगा सुएज नहर। बताइए सुएज नहर किस सागर को किस सागर से जोड़ती है, फटाफट बताइए कमेंट में। हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, पहला सवाल। दूसरा है हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को भौगोलिक राजनीतिक लाभ होते हैं। अब इसमें दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको बताना है कि दोनों सही है और दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। ठीक, अब बताना है, देखो इसमें ये बात सही है कि देखिए हिंद महासागर कई बड़ी बड़ी शक्तियों का अड्डा बन गया है। जैसे आप जानते हैं इंडियन ओशियन में अभी भी हमने बात किया था, अगर इंडियन ओशियन में बात करें तो सैन्य अड्डा आपका अभी हाल ही में मैंने आइलैंड पे बात की थी, जो है सेंट पिलागो और जो ये सारे आइलैंड हैं इन पे भी हमने बात की थी। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें अगर हिंद महासागर की हम बात करते हैं तो नो डाउट इसमें आपका यूएसए का भी सैन्य अड्डा है, यूके का भी सैन्य अड्डा है, कई जगह कई सैन्य अड्डा बन चुके हैं। और देखा जाए तो चाइना भी कहीं तक, और बाकी अपनी पूरी मजबूती से पकड़ बनाने में इसमें जो है चाइना भी लगा हुआ है। तो देखिए हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को भौगोलिक और राजनीतिक लाभ नो डाउट है, क्योंकि भाई सारे देखा जाए भौगोलिक और राजनीतिक लाभ तो ही है, क्योंकि जो भी खासकर निकटवर्ती देश हैं तो उनका सारा व्यापार भी यहीं से होता है। ठीक है, और जियोग्राफिकल रूप से भी जो है उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है, और पॉलिटिकल बेनिफिट भी आप समझ लीजिए होता है, क्योंकि जो बाकी देश हैं वो अपने व्यापार के लिए, क्योंकि समुद्री व्यापार के लिए जो है उन देशों पर डिपेंड होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है राजनीति में भी उन देशों को लाभ पहुंचता है। लेकिन ये दोनों एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए सिर्फ ये भौगोलिक और राजनीतिक लाभ निकटवर्ती देशों की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो अगर ये रीजन है तो बड़ी शक्तियां यहाँ पर यूएसए और यूके क्या कर रही हैं इंडियन ओशियन में, ये तो निकटवर्ती नहीं है ना इंडियन ओशियन के, तो इस वजह से ये दोनों सही है अपने आप में, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन दिए हैं और इधर कंट्रीज दिए हैं, आपको इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को इनकी कंट्रीज से मिलाना है। ठीक है, और बहुत आसान सवाल है, आप जो है क्या कहते हैं बहुत बार देख चुके हैं कि जो विली विलीज है वो आपका कहाँ पाया जाता है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, टैफू टैफू की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जापान में, ये चक्रवात का नाम होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, टैफू नाम से जापान में। और जब हम बात करते हैं हरिकेन्स, तो हरिकेन्स कहाँ आता है, यूएसए में, और बगुआओ आपके फिलीपींस में। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब आएगा डी। ठीक है, डी इसका सही जवाब है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कुछ पवन दी गई हैं, और मतलब बेसिकली विंड, और इधर कंट्री दिए गए हैं, आपको मैच करना है कौन सी पवन कहाँ चलती है। भाई सांता आना कहाँ चलती है, हबूब कहाँ चलती है, यामो कहाँ चलती है, मिस्ट्रल कहाँ चलती है, आपको बताना है। देखिए जो सांता आना है वो एकदम मैच्ड है, कहाँ पे, कैलिफोर्निया पे। अब आपको इसमें बताना है कौन सा मैच नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हबूब जो है, हबूब कहाँ चलती है, हबूब आपकी सूडान में चलती है, तो ये भी मैच्ड है। जब हम बात करते हैं यामो की, तो यामो आपकी जापान में चलती है। लेकिन जब हम मिस्ट्रल की बात करते हैं तो मिस्ट्रल एक्चुअल में फ्रांस की रोन घाटी से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से, फ्रांस से। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा आपका, बाकी आपके सभी सही हैं, तो इसका जवाब आपका डी आ जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको ये कुछ जनजातियां दी गई हैं, इन जनजातियों के बारे में आपको बताना है कि ये जनजाति ट्राइब्स, देखिए ट्राइब्स जरूर पढ़िएगा, इंडियन ट्राइब्स भी पढ़ के जाइए, और साथ में जो वर्ल्ड ट्राइब हैं ग्लोबल, उनको भी आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे सवाल आपके बनते हैं और आपके सवाल इनसे पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है भाई कौन सी सुमेलित नहीं है,
फटाफट बताइए, देखते हैं कौन बता पाता है। देखिए, पिग्मी जनजाति आप सभी जानते हो कांगो बेसन में ही पाई जाती है। अंगामी की अगर मैं बात करता हूं तो अंगामी आपके नागालैंड में पाई जाती है। जब हम एनु की बात करते हैं तो एनु आपकी एक्चुअल में एनु है, ये एन नहीं है, ये जापान में पाई जाती है। जब किर्गिज की बात करते हैं, ठीक है, किर्गिज लिखा नहीं, किर्गिज, किर्गिज आपकी कहाँ पाई जाती है बताइए, कोई बताएगा, फटाफट बताइए। किर्गिज आपकी सेंट्रल एरिया एशिया वाले देशों में पाई जाती है, जैसे कि किर्गिस्तान, उसी से आप नाम समझ लीजिए, ठीक है, मध्य एशिया। सूडान में नहीं पाई जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, डी इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्यों? क्यों घट रहा है भाई? डिपेंडेंसी रेशियो क्यों घट रहा है? सबसे पहले आप समझिएगा कि डिपेंडेंसी है क्या। देखिए, जब हम बात करते हैं आपसे, जैसे 15 साल से नीचे, ध्यान दीजिएगा, जिनकी उम्र 15 साल से नीचे है, तो वो क्या है, वो डिपेंड है। जब हम डिपेंड की बात करते हैं तो वो दूसरे पर डिपेंड है। एक तो 15 साल से नीचे, दूसरा हम मानते हैं कि 60 साल के ऊपर, हालांकि जो है अब रिटायरमेंट एज कई जगह पे 65 है, लेकिन सामान्यतः 60 साल है, तो हम 59 या 60 साल से ऊपर के लोगों को मानते हैं कि ये हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, डिपेंड की श्रेणी में आते हैं। अब अगर मान लेते हैं ये जनसंख्या बीच में आपकी कितनी बची, बीच में आपकी बची 15 से 59 साल, तो अगर ये जनसंख्या आपकी ज्यादा है तो इसका मतलब हमारा डिपेंडेंसी रेशियो कम है, और ये वाली जनसंख्या जितनी ज्यादा कम होगी, जितनी ज्यादा कम होगी, ठीक है, तो उतना जो है हमारा डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगा बताइए फटाफट। तो निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्यों घट रहा है भाई? क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि जब 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या रिलेटिवली ज्यादा होगी तो हमारे यहाँ डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि डिपेंड लोग कम होंगे और वर्किंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज्यादा होगी। भाई ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इससे क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ये किसी पर डिपेंड तो है नहीं, तो हमारा जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो घटेगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जो है बहुत मतलब आपको पढ़ना लिखना है। देखिए, अब इसी के साथ में ज्योग्राफी के सवाल होते हैं समाप्त। आपका अब शुरू होता है पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी के जो भी सवाल हैं उसको मैं कोशिश करूं कि एक ही क्लास में आपको पढ़ा दूंगा, बट हाँ मैं एक इस पे बात कर लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है आपको बताना है। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, आपको इसका जवाब देना है। और कल की क्लास में हम इसमें पॉलिटी से संबंधित जितने भी सवाल हैं, लगभग 20-25 सवाल होंगे पॉलिटी के, ये जो 2019 में पूछे गए हैं, उन सभी पर एक ही क्लास में हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।